अच्छा, नोड्स वाली क्लास में ना हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ा था। वो ये था कि हम पैरेलल ब्रांचेस क्यों बनाते हैं नोड्स की। यानी कि आप बहुत सारी हमारी भी वीडियोस में आप देखते होंगे, हम अगर हम वर्क फ्लो की बात करते हैं तो ऐसे ही ब्रांचेस में काम करते हैं। ये क्यों होता है, इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। हम्म। देखिए, दो चीजें होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने आपको पहले भी बताया था। प्राइमरी करेक्शंस जो होती हैं वो आपकी ओवरऑल इमेज पे टारगेट करती हैं। सेकेंडरी करेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर टारगेट करना है या पर्टिकुलर किसी एक चीज को टारगेट करना है। तो इसकी सेपरेट ब्रांचेस बनाने की क्यों जरूरत होती है। हमने प्राइमरी की अलग से ब्रांच बनाई, विच कंटेन्स एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, बैलेंस। और जो सेकेंडरीज होती हैं उसकी हम अलग ब्रांच क्यों बनाते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये वाला, हाँ 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 ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। हाँ। और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हैं, ठीक है, हम्म। तो इसको कवर करते हैं। रीजन क्या होता है, थोड़ा हम इसमें ना, मैं थोड़ा एक्सपोजर को राइट कर लेता हूँ, अप एंड डाउन करके, छोटा चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं। और मुझे बैलेंस में ना ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, तो गेन में आके मैं ऑपोजिट डायल कर देता हूँ ग्रीन का। आई इंट्रोड्यूस मिर्जेंटा, दैट्स इट, समथिंग लाइक दैट। अब मैं एक नया नोड क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेकेंडरी काम करना शुरू करता हूँ। जैसे कि मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि ये जो बैग है ना, इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर दो और इसको थोड़ा डीप कलर दो, आप डार्कर शेड्स दो इसके। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं। अब अपने पास दो तीन ऑप्शंस हैं, ह्यू वर्सेस ह्यू में कर सकते हैं, ठीक है, रेड चैनल को सेपरेटली इसको टारगेट करके डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। पर रेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फेस भी रेड टोन्स के अंदर आ जाएगा, कार भी रेड के अंदर है, तो मुझे मास्क क्रिएट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्वालिफायर, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, कुछ पॉइंट्स को क्लिक एंड ड्रैग। अब मैं विड्थ को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कलर ये वाला सेलेक्ट करना। देन आई कैन सेलेक्ट saturation, adjust it, then blur, use this properties। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब इसके अराउंड मैं एक मास्क क्रिएट कर देता हूँ कि इंफॉर्मेशन इसके बाहर ना जाए, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसके बाहर ना जाए। और इसकी हम सैचुरेशन को कर देते हैं इंक्रीज, और थोड़ा मिड टोन्स को मैं कर देता हूँ डाउन फॉर डीपर शेड्स। दैट्स इट। अब ये मेरा सेकेंडरी हुआ ना। हाँ जी। जब हमने राउंड वाला मास्क हमने अभी शेप हमने सिलेक्ट किया था ना, ये रफली हो जाता है, प्रॉपरली कटिंग हो जाता है इसमें, मतलब एरिया ट्रैक करता है। दोबारा क्वेश्चन कीजिए, क्या बोल रहे हैं। हमने अभी राउंड शेप वाला मास्क हमने अप्लाई किया था ना उधर। यस। हाँ, ये रफली मास्किंग करता है या मतलब उसके प्रॉपरली कटिंग मास्किंग करता है, इधर उधर हो जाता देखो, है? हाँ, ये कलर। देखो, एक बिल्कुल नया फ्रेश नोड क्रिएट करते हैं, अगर मास्क आप ये करोगे ऐसे, हाँ ठीक है, तो हाँ मास्क क्या हो रहा है, ये पूरी एरिया हो रहा है। पर हाँ मैंने पहले क्या किया था, क्वालिफायर किया था, उस हाँ, पर्टिकुलर कलर को सेपरेट किया पिक था। किया था, हाँ। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, विंडो लगाई थी। अच्छा सिलेक्ट, अच्छा। सिलेक्शन हुई हुई है, अगर मैं उसके हाँ, ऊपर विंडो लगा दूंगा तो कोई और एरिया है ही नहीं उसके बाद जो वो अच्छा सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने अच्छा उसको अच्छा। टारगेट दे दिया ना पहले। हाँ हाँ हाँ, ओके। उसके ऊपर मैंने विंडो लगाई ताकि जो एक्स्ट्रा जो कलर्स हैं वो बीच हाँ में ऐड ना हो, हाँ, ठीक है। ठीक। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, ये सेकंड ब्रांचेस की। मेरे क्लाइंट ने बोला कि बॉस तुम ना, एक्सपोजर राइट नहीं है, एक्सपोजर को चेंज करो, एक्सपोजर सही नहीं है। और बैलेंस भी ना आपने, बैलेंस नोड में ना आपने बहुत ज्यादा मिर्जेंटा ऐड कर दिया। एग्जांपल, आप ग्रीन की तरफ मूव करो। आप नोटिस कीजिए, जो सिलेक्शन यहाँ पे हुई है वो किस बेस्ड पे हुई है, जो इन्फॉर्मेशन नोड नंबर थर्ड ने पास की है, यहाँ से वन, नोड नंबर 1 से 2 में गई है, 2 से 3 में गई है। और नोड नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन थी उसी के बेस्ड पे तो क्वालिफायर हुआ है। रेड चैनल, रेड को बेसिकली उसने सिलेक्ट किया है।
अगर यहाँ पे मैं उसका कलर ही चेंज कर दूं, तो जो नोड नंबर थर्ड में इंफॉर्मेशन, नोड नोड नंबर थर्ड से इंफॉर्मेशन 4 को जा रही है नोड को, तो वो कलर चेंज हो गया, तो आपकी जो सेकेंडरीज होंगी या आपका जो बेसिकली मास्क होगा उसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैलेंस को चेंज करता हूँ, मैं समथिंग कुछ डिफरेंट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, मैंने ग्रीन कर दिया। अब जैसे ही मैंने ग्रीन किया, नेक्स्ट नोड में उसने जो सिलेक्शन की थी वो हट चुकी है, क्योंकि उसको रेड कलर अभी मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने पिछले नोड में इंफॉर्मेशन सारी चेंज कर दी, उसको ये इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाई, उसने हमारी सेकेंडरीज को भी। नहीं तो आप थर्ड नोड के बाद में आप उसकी सिलेक्शन करिए ना, जो क्वालिफायर से आपने सिलेक्शन की है, ठीक है। क्योंकि आपने उसको अभी थर्ड नोड में आपने चेंज कर दिया है, इसलिए आपका चौथे नोड में जो आपने सिलेक्शन किया था तो वो सिलेक्शन आपका चला गया। आपको फिर बिल्कुल सिलेक्शन अगर करना है तो उसका पहले वाले नोड में जो भी करना है वो करने के बाद आप इस नोड 4 में अभी उसको सिलेक्शन करोगे तो वह रह जाएगा वैसे के वैसे। कैसे बोल रहे हैं आप, दोबारा जैसे बोलिए। जैसे आपने पहले क्या किया था, पहले इस सूटकेस को आपने सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। सूटकेस को सिलेक्ट करके आपने इसको इसका सैचुरेशन बढ़ा दिया था, आपने दिखाया था कि क्लाइंट को ऐसा चाहिए तो मैं ऐसे करूंगा। फिर आपने बताया है कि ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं उसके पहले वाले नोड, यानी जो अभी बैलेंस नोड है, बैलेंस में आपने कलर ऑफसेट कर दिया है, आप इस केस में ग्रीनिश येलो आपने कर दिया था, तो जी ग्रीनिश येलो आपने चूंकि कर दिया पहले वाले नोड में यानी नोड नंबर 3 में, इसलिए ठीक है। आपका जो सिलेक्शन जो आपने किया था नोड नंबर 4 में वो सिलेक्शन चला गया। वो सिलेक्शन बिल्कुल इसलिए गया क्योंकि उसके उसके जो क्वालिफायर के कलर्स थे वो बदली हो गए, इसलिए आपका बिल्कुल। सिलेक्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप अभी जो सेकेंडरी की जो बात कर रहे हैं, तो हम्म अगर ये आपने जो भी बैलेंस आपको क्लाइंट ने बोला मेरे को कलर बैलेंस ये नहीं, मेरे को और येलो हम्म चाहिए या और रेडिश चाहिए, तो वो आपने पहले कर दिया। उसके बाद में आप नोड 4 पे के ऊपर गए और फिर बाद में सेकेंडरीज के लिए आपने वो सूटकेस अलग से सिलेक्ट किया और हम्म उसका कलर आपको सपोज ब्लैक करना है या जो भी करना है वो आप ठीक है। वैसे वैसे भी कर सकते हो ना सीरियल नोड में। ये ठीक सवाल। है। देखिए, ये मैंने सीरियल नोड में ही किया है। नहीं ये आपने किया क्योंकि आपका वो चला गया ना, लेकिन आपका क्योंकि नहीं, हाँ अभी करंट यहाँ हाँ पे है। अभी है हाँ जी हाँ। अभी क्लाइंट ने अगर आपको बोला कि एक्सपोजर कोई प्रॉब्लम है, हाँ या कॉन्ट्रास्ट की कोई प्रॉब्लम है, या बैलेंस की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए आपने उसके लिए सेपरेट नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो आप पहले सेकेंडरी के। वो आप पहले कर लो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ बाद। क्लाइंट नहीं को बाद में बोलेगा ना चेंज नहीं, करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ हाँ विवेक जी। हाँ होता क्या है कि आपने काम कर लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, क्लाइंट हाँ ने बोला एक्सपोजर राइट नहीं लग रहा, आप दोबारा चेंज कर दो, अब सारा काम हुआ हुआ है, एक्सपोजर जाके चेंज नहीं कर सकते आप। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। अब मतलब आप कर तो सकते हो लेकिन आपको सबको फिर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके 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 ओके। यस। अब क्लाइंट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके, हमारे ग्रेड कई बार बने भी होते हैं ना, वो लास्ट मोमेंट पे आके बोलता है कि बॉस ये चेंज कर दो, ये बिल्कुल चेंज कर दो, ये ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो, तो मेरी सेकेंडरीज भी तो उसके साथ इफेक्ट होंगी हाँ हाँ। अगर मैं ऊपर वाले नोट्स में चेंज करूंगा। ये हम्म देखो, अभी मैंने कोई कलर चेंज किया, लेट्स से आई कैन चेंज इट। हम्म ये देखो, बेसिकली ये भी इम्पैक्ट हुआ। हम्म। अब मैं यहाँ पे और कोई बड़ा चेंज कर देता हूँ तो ये भी इम्पैक्ट हो गया, सारे ही हाँ चलेगी हाँ सेकेंडरी। तो हाँ हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं कि प्राइमरी जो है वो ऊपर रहे, हम इसको बेसिकली डिलीट कर देंगे, इसको भी हम रीसेट कर देंगे। 1 मिनट। अब हम पैरेलल नोड क्रिएट करते हैं, पर आपका क्वेश्चन फिर होगा कि ये तो फिर नोड नंबर 2 से वैल्यूज को ले रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी। नहीं वो आप ओरिजिनल इनपुट पे रह जाओगे ना यस, इनिशियल। मैं इसको डिस्कनेक्ट करके हाँ इसको ओरिजिनल डेटा के साथ कनेक्ट करता हूँ, हाँ हाँ। विच इज हियर। हम्म, अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करूंगा वो नीचे वाली लेयर्स को इम्पैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इनपुट जो लिया है वो ओरिजिनल से लिया अब है, मतलब ओरिजिनल इमेज एक से बार लिया आपने जो भी आपने सेटिंग करनी है उसके बाद आपको फिर दोबारा पहले वाले नोड को छेड़खानी करने की जरूरत ना पड़े। है। नहीं। यस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वही सेम काम करता हूँ, लेट्स डू इट। आई कैन सिलेक्ट इट, सिंपल, आई कैन क्रिएट अ मास्क, देन क्रिएट अ विंडो, समथिंग लाइक दैट। सिलेक्शन हो चुकी है ना।
हाँ अब जी, यहाँ पे मैं बैलेंस नोड में कोई चेंज करता हूँ, ये नोड नंबर 5 को क्यों इम्पैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि मैं वहां से इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहा। वो वो डायरेक्टली थोड़ा सी बिल्कुल। हाँ, तो ये बेसिकली प्राइमरीज और सेकेंडरीज की ब्रांचेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि कभी भी मेरा क्लाइंट कुछ भी बोले मेरी सेकेंडरी से इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि अगर सेकेंडरी से इम्पैक्ट होंगी, और सेकेंडरी में सिर्फ क्वालिफायर नहीं आता, आप चाहे ह्यू वर्सेस ह्यू को कर लो। हम्म ह्यू वर्सेस ह्यू टारगेट कैसे करता है? रेड चैनल को पकड़ रहा है, देन फिर टारगेट कर रहा है। अगर हम्म वो वैल्यू इसको मिलेगी नहीं, पिछले नोड में हम चेंज कर देंगे, उसको आगे वो वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो हम्म यहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं हम इसलिए क्रिएट करते हैं। और मैं परफेक्ट आपको नोटरी बताऊंगा हम्म प्रॉपरली। हम्म और कभी भी एक चीज याद रखना जिंदगी में, एक बार आपने नोटरी क्रिएट कर ली अपनी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उसको कभी मत ब्रेक करना। और इसके एडवांटेजेस हैं। आप आपने एक चीज के ऊपर काम किया, एक नोड के ऊपर काम किया, अपने पास इतने टूल्स हैं कि हम एक ही सेकंड में एक टूल में काम एक नोड में काम करके उसको सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नोटरी का ब्रांच ब्रेक ब्रेक हो गई, आपने किसी में 2 नोड बना लिए, किसी में 4 नोड बना लिए, किसी में 10 बना लिए, तो वो काम नहीं करेगा। तो अपने को एक नोटरी स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना होगा। अब जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ, वैसे तो मल्टीपल नोटरी स्ट्रक्चर है, पर मैं सिंपल आपको नोटरी स्ट्रक्चर जैसे अभी क्लियर करता हूँ। हम्म सबसे पहला होता है मेनली, ये मेरा प्रोफेशनल नोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो डे टू डे वर्क्स होते हैं मैं उसमें करता हूँ। जो प्रोफेशनल हम करते हैं उसमें काफी सारे नोट्स होते हैं, पर उसमें से काफी सारे नोट्स बंद भी होते हैं, टाइम टू टाइम हम यूज करते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पर अभी के लिए मैं सिंपल नोटरी क्लियर करता हूँ। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, बैलेंस। बैलेंस, ये मेरे हो गए 3 प्राइमरी करेक्शंस। ऑल्ट पी पैरेलल नोड क्रिएट करेंगे और इसको कर देंगे डिस्कनेक्ट। मैं नोड नंबर 2 से इनपुट नहीं लूंगा, इसको ओरिजिनल से इनपुट लूंगा। ये मेरे 3 नोड्स होंगे, 3 नोड्स फॉर लेफ्ट स्क्रीन, सेंटर स्क्रीन एंड राइट स्क्रीन। तो बेसिकली इसमें मैं क्या करता हूं, मेरी इमेज का लेफ्ट पार्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और सेंटर पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिसाइड करता हूं इसके थ्रू। अगर मुझे वो नहीं चाहिए आई कैन डाउन इट, अगर मुझे वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आई कैन लिफ्ट इट। सो मेरी मेजरली खाली विंडो जो है वो यहाँ पे रहती है, समथिंग लाइक दैट। सेंटर में मेरी ये विंडो रहेगी और लेफ्ट साइड पे मेरे ये 2 ग्रेडियंट रहते हैं। इसको मैं सिंपली ऐसे ही रखता हूँ, बाद में मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इससे हम करते हैं फ्रेम के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेफ्ट पार्ट, सेंटर पार्ट एंड राइट पार्ट, मुझे उसको डाउन तो नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरे को ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं जब इस वीडियो को देख रहा हूँ या फ्रेम को देख रहा हूँ, मेरा फोकस इस पे जा रहा है, जबकि फोकस इस पे जाना चाहिए, जैसे कि हमने विनियट की बात की थी। सो आई कैन डाउन इट। तो आप फ्रेम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो और उस हिसाब से आप उसको चेंज कर रहे हो। यस, लेकिन ये ठीक है बिल्कुल, मतलब ये समझ में आ रहा है अगर इमेज स्टिल है तो। अब अपन बिल्कुल काम कर रहे हैं वीडियो में, ठीक तो है। तो क्या इसमें भी अभी पूरा ट्रैकिंग करना पड़ेगा? वैसे जरूरत होती नहीं है, जो फेड हमने मारा है ना, हाँ, वो फेड इतना पावरफुल है, अगर ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम क्या करते हैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं और इसके फैदर को ओपन कर देते हैं, तो अच्छा, बहुत स्मूथ रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैंने जो विंडोज बनाई है हाँ हाँ, वो हम कोई पेन टूल नहीं बना रहे, कोई कुछ नहीं बना रहे, हम इसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि फिडेड रिजल्ट आए अपने पास। जो ओके, आपको मैन वर्सेस बीज दिखाई थी उसमें हाँ क्या था, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, तो वो भी बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं। उनके हाँ, 3 ब्रांचेस होती है सेपरेट, ओके 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 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं फ्रेम को। ठीक है। ओके ओके, और इसमें और भी मल्टीपल टूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फेस में काम करते हो, तो लेट्स से मुझे फेस के ऊपर काम करना है। ठीक है। आप क्या करते हो, सिंपली ये सिलेक्ट करते हो फेस के अकॉर्डिंगली शेप के, दिस वन, हम्म, ऐसा ही होता है, हाँ, एंड यू कैन रोटेट इट लिटिल बिट।
बट अभी भी आप नोटिस करो प्रॉपर सिलेक्शन तो हुई नहीं है फेस की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे है, आप किसी भी विंडो को ना पॉइंट्स में क्रिएट कर सकते हो, बेजियर में क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन क्लिक ऑन 3 डॉट्स एंड कन्वर्ट इनटू बेजियर। तो ये पॉइंट्स में चेंज हो जाएगा और आप पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत पावरफुल फीचर्स है, पूरी विंडो बहुत पावरफुल है ये अच्छा, आपकी। इसको क्या ये बेजियर ऑप्शन जरा दोबारा एक बार दिखाएंगे? श्योर। जब आप विंडो क्रिएट करते हैं ना, हाँ जी। अब ये पर्टिकुलर विंडो है, कोई भी विंडो ले लो, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हमने इसको ना शेप में कन्वर्ट कर देना, जैसे पेन टूल की शेप होती है। हाँ हाँ हाँ। तो हम क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू बेजियर करेंगे, आप नोटिस कीजिए वो पेन टूल की शेप में आ जाएगा, यानी कि उसने कस्टम वो पेन टूल के पॉइंट्स बना दिए। ओके ओके ओके। इसको हम बेजियर बोलते हैं। सो हम्म। बेसिकली आई कैन चेंज इट। और फोटोशॉप में भी आपने देखा होगा पॉइंट्स बेसिकली आप ऐसे ही चेंज करते हैं अगर पेन टूल का यूज करते हैं। तो ये कस्टम शेप्स हम तब यूज करते हैं, हमने एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने विंडो बनाई और उसके बाद हम बेजियर में चेंज कर लेते हैं ताकि और हमें फाइन कंट्रोल मिल पाए। और वन ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है बाय डिफॉल्ट जब आप विंडो को ऑन करते हो ना तो व्हाइट कलर की विंडो दिखती है आपको, कई बार वो नोटिसेबल नहीं होती। मेरे केस में यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको विंडो का, शायद आपके वाले में ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार अगर कोई बैकग्राउंड ही व्हाइट है तो वो विंडो का पता नहीं चलता बॉस कहाँ पे है, कितनी बाहर है। तो यहाँ पे आप विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। वो आप डिवेंची रिजॉल्व के ऊपर क्लिक करो, प्रेफरेंसेस में जाओ, देन उसके बाद यूजर टैब में जाओ। यूजर टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा, आई थिंक यूज ग्रे, ये एक मिनट, यस, कलर में आने के बाद हाई विजिबिलिटी पावर विंडो आउटलाइंस, जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये आप ऑन करके आपकी विजिबिलिटी जो है विंडोज की इंक्रीज हो जाएगी और ये बेस्ट ऑप्शन है। चलो ये आपको क्लियर हुआ। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट स्क्रीन, सेंटर एंड राइट, हम इसको यहाँ पे टारगेट करते हैं। उसके बाद हम पैरेलल नोड अगेन क्रिएट करते हैं, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको ओरिजिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये सेपरेट ब्रांच बन जाती है। इसमें हम क्या टारगेट करते हैं, मेरी स्पेशली लॉग व्हील के लिए, जो ये लॉग व्हील होते हैं ना, हम इसके लिए सेपरेटली नोड रखते हैं फॉर एक्सट्रीम ब्राइटनेस, एक्सट्रीम व्हाइट और एक्सट्रीम ब्लैक जो मैंने टारगेट करने होते हैं वो हम इससे करते हैं इस नोड के अंदर। देन उसके बाद एक नोड आता है कर्व्स का। कर्व्स में क्या होता है, लेट्स से ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ल्यूमिनेंस, जो भी ह्यू कस्टम कर्व्स का मैं यूज कर रहा हूँ, आई कैन यूज इट। स्किन नोड बेसिकली रहती है, कोई स्किन मुझे सिलेक्शन करनी हो, कोई ब्यूटी वर्क करना हो, आई कैन डू दैट इन हियर। देन उसके बाद नेक्स्ट नोड आता है, ये अपना रहता है सीन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लुक डेवलप करते हैं, ओवरऑल जितनी लुक होगी, इमेज कैसी होनी चाहिए, उसमें लुक कैसी होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे फाइनलाइज कर लेते हैं। उसके बाद पैरेलल नोड हमारे पास दो होते हैं। ये किस लिए होते हैं, सबसे पहला होता है डीपी के लिए। डीपी की इंटरफेरेंस बहुत रहती है जब वो काम करते हैं, वो आपको हर मोमेंट पे ये बताएगा कि बॉस ये नहीं करना था, ये करना था, तो उसके जितने चेंजेस होंगे। हाँ जी, डीपी डीपी क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, अच्छा, डीओपी। तो सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं ना वो आपके, जब आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो डीपी आपको बताएगा, डीओपी, कि आपको कलर को ऐसा करना है, कलर को ऐसा करना है, तो उसके चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं करना है, उसके चेंजेस हम करेंगे सेपरेटली इस नोड में। और ये सिर्फ डीपी नहीं, कोई और क्लाइंट भी हो सकता है, आप क्लाइंट के नाम का बना दो, वो लास्ट चेंजेस जो होंगे एंड मोमेंट पे वो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, इस नोड के अंदर। फिर उसके बाद एक नोड हम बनाते हैं फॉर डायरेक्टर, या मैं इस पॉइंट के लिए बनाता हूँ, एंड मोमेंट पे कोई ना कोई इंसान आके ये बोलता है कि ये काम कर दो, मतलब कुछ सभी खुश होते हैं, सबको अच्छा लग रहा होता है काम, पर एक बंदा लास्ट नोड पे
आके बोलता है कि ये काम कर दो, तो उसके लिए एक सेपरेट नोड रहता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन टीम से हो, कुछ भी हो। उसके बाद नेक्स्ट नोड फॉर CST, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि अगर आप लॉग इमेज में काम कर रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेक्स 7.9 में देयर इज अ सेपरेट नोड। तो ये अपना बेसिक ब्रांच हर उसके लिए रहता है, और आप इसको सेव करके रख सकते हो, हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। और आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को प्रोजेक्ट में कितने नोड्स चाहिए, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसी बेस्ड के ऊपर आप प्रोजेक्ट में नोड बनाओगे और नोड्स को सेव करोगे इन पावर ग्रिड। सो आई कैन क्रिएट अ न्यू पावर ग्रिड एंड अब इसको सेव करने का एग्जांपल पता है क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे टाइटल लो, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आप टाइप करो node tree. You can increase the size, play around with colors, fonts and all that stuff. ठीक है। उसके बाद आप इसको ना जो टाइटल आपने यूज किया इसको आप कंपाउंड लेयर में कर दो, ग्रुप बना दो, ताकि वो आपको कलर पेज में दिखना शुरू हो जाए। हो गया आपको शुरू। अब आपको क्या करना है, जहां पे आपने नोटरी क्रिएट की है वो सेम नोटरी आपको इसके अंदर अप्लाई करनी है, मिडल क्लिक, एंड आपको राइट क्लिक करके ग्राफ स्टिल लेना है, नाम से वो सेव हो जाएगा और बार बार आपको बेसिकली ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसी ही सारी चीजें आप जो है पावर ग्रिड में सेव कर सकते हैं विद द नेम ऑफ नोटरी, विद द नेम ऑफ एनी अदर टूल जो आप डेली बेस पे यूज करते हैं, वो सारी एक बार में यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी भी वीडियो में यूज करना हो, राइट क्लिक करो, अप्लाई ग्रेड करो, सेम अप्लाई हो जाएगा। समझ आया आपको? नहीं, इसका मतलब क्या आप ये जो पावर ग्रेड जो आपने अभी बनाया है, एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट कर दीजिए, नंबर 1। Sure. नंबर 2, ये जो आपने पावर ग्रेड का जो ये बनाया है, तो वो जहां आपका आपकी लाइब्रेरी नहीं, आप क्या बोल रहे थे उसको, जो इनिशियल जो आप बनाते हो आपका स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ही सेव हो जाता है? मैं ये कैसे, मतलब समझ नहीं आया तुमको। आप पावर ग्रिड की बात कर रहे हाँ, हैं? पावर ग्रिड की, जो आपने पूरा नोड ट्री का जो अभी एक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर मतलब हर प्रोजेक्ट में ऐसे का ऐसे ही आएगा? ओके, देखिए जब हमने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने आपको गैलरी में स्टिल और पावर ग्रेड क्लियर किए थे, बट फिर भी मैं आपको बता हाँ देता हूँ। हाँ हाँ, आपने बताया था। स्टिल्स का मतलब होता है बेसिकली कुछ भी आप सेव करो वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर सेव होगा, सिंपल इसका मतलब ये। आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे, वहां पे आपको ये जो स्टिल्स हैं आपने सेव किए वो नहीं दिखेंगी। पावर ग्रेड का मतलब होता है कि जो आपका पूरा डेटाबेस है, दिस इज योर डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर चाहे 1000 प्रोजेक्ट्स हो, उन सबके अंदर ये सारी स्टिल्स दिखेंगी। यानी कि आपकी नोटरी आपने पावर ग्रेड में सेव कर ली, पूरे डेटाबेस में वही काम करेगी। ओके, ठीक है। और ये जो मैंने आपको मेथड बताया ना, बेसिकली हम काफी बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ग्राफ स्टिल ले लिया, अब मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, पर मुझे क्या पता ये नोटरी है या नहीं है, क्योंकि इमेज है उसके अंदर। तो मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया जिसके थ्रू आप नाम लिख सकते हो उसके अंदर, या नाम के साथ सेव कर सकते हो। ये बेसिकली एक छोटा सा हैक था। तो हमने क्या किया था, वापस आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे चेंज किया, किसी भी नाम से आप कर सकते हो और कुछ भी सेव कर सकते हो, नोट फ्री। और इसको मैंने राइट क्लिक करके कंपाउंड किया था। कंपाउंड होने के बाद ये कलर पेज में एज अ लेयर दिखेगा अपने को, ठीक है। और हम मिडल क्लिक करके यहाँ पे नोटरी ऐड कर देंगे और इसका ग्राफ स्टिल ले लेंगे, जिससे ये नाम शो होगा और आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब सारी चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी अपने पास। मेरी पूरी यहाँ पे गैलरी बनी होती है जहाँ पे हम काम करते हैं। वहाँ पे नोटरी जैसे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल एड्स के लिए, सेपरेटली म्यूजिक वीडियो के लिए, कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए, CST ट्रांसफॉर्म जो हमने करने होते हैं उसके बने होते हैं सारी चीजें। बस मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ जैसे हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं 10-15 मिनट में मैं बेसिक ओवरव्यू ले लेता हूँ पूरे प्रोजेक्ट का कि अपने को कैसे शुरू करना है। तो ये आप इस तरीके से स्ट्रक्चराइज कर सकते हो सारी चीजों को।
हाँ जी, मेरुष और अमन, आपका कोई क्वेश्चन है? आप कुछ पूछ रहे थे मेरे हिसाब से। आपने ये आपके हिसाब से बनाई नोटरी, ठीक है। हाँ, यदि हमें वेडिंग में काम करना होगा तो किस टाइप में बन जाएगी? देखिए वेडिंग में भी ऑलमोस्ट यही सेम नोट स्ट्रक्चर रहेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कोई भी इमेज पकड़ लो आप, कोई भी हाँ XYZ इमेज पकड़ लो, ठीक है, उसमें क्या चीजें होती हैं? एक्सपोजर राइट करना, कॉन्ट्रास्ट करना, बैलेंस करना, फिर उसके बाद फ्रेम में किसके ऊपर टारगेट करना है वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। लॉग व्हील आपको नहीं यूज करना, ऑफ ऑफ कर दो। कर्व्स आपको नहीं यूज करना, ऑफ कर दो। स्किन आपको नहीं यूज करना, ऑफ कर दो। स्किन अगर यूज करना है तो ऑन कर दो। यहाँ पे आप लुक बनाओगे, डीपी डायरेक्टर का नोड आप छोड़ सकते हो, इसको सिंपली एक नोड बना लो, यहाँ पे क्लाइंट लिख दो कि क्लाइंट ने अगर कोई चेंज बोला तो यहाँ पे कर लेंगे, और CST बेसिकली रहेगा ही रहेगा। तो बेसिक नोटरी है ये मेरी ऐसी नोटरी है, मैं ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज करता हूँ। ओके ओके। पर काफी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अलग टाइप की नोटरी अप्रोच रहती है, तो उसमें अलग रहती है। पर ये बेसिक अप्रोच है, अगर आप इसको भी यूज करना चाहो यू कैन डू इट। ओके आप इसको अपने हिसाब से नाम को कस्टमाइज कर सकते हो, और अगर 2 नोड ज्यादा चाहिए, 2 नोड कम चाहिए, यू कैन यूज दैट स्टफ। पर आपको मेन बात क्या याद रखनी है हाँ कि जो प्राइमरी हमने बनाई है वो अलग ब्रांच है, सेकेंडरीज जो है वो अलग ब्रांच में है। हमने ओरिजिनल डेटा के साथ कनेक्ट की हुई है ना, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि हाँ अगर प्राइमरी में आप कोई चेंज करोगे तो वो आपकी सेकेंडरीज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अगर आपको और ब्रांच चाहिए तो ऑल्ट P क्रिएट करो, इसको डिस्कनेक्ट करो और इसको दोबारा कनेक्ट कर दो। तो जितनी मर्जी ब्रांचेस बनाते जाओ नीचे, अगर आपको ज्यादा नोट चाहिए तो। हाँ। ठीक है, ऐसे जितनी मर्जी ब्रांच क्रिएट कर लो, पर इतनी मत क्रिएट करना कि ऐसे ही मतलब फालतू की क्रिएट करते जाओ, तो वो भी नहीं अपने को करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो। अच्छा, ये हाँ जी, लॉग व्हील्स और ये प्राइमरी व्हील्स में बेसिक अंतर क्या है? ये आज ही क्लियर कर दें। नहीं नहीं, मोटे तौर पे, क्योंकि आपने अभी लॉग व्हील्स में जाके स्किन और उसको आपने लॉग व्हील्स में दिया, मतलब अलग से लिया है, अलग पैरेलल नोट, सॉरी, इसलिए। म्यूर मेरे से गलत, एक मिनट। नहीं, मैं म्यूर जानता हूँ गलत, वो एंटायरली म्यूर गलती से, डिफरेंट है। एक मिनट मैं वो क्लियर कर देता हूँ। म्यूर एक्चुअली मेरे से ना गलती से रिमूव हो चुका है, उसको मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ। मैं एक्चुअली में साइड कर रहा था, बट अच्छा मेरे से अच्छा। होल्ड ऑन, अपन इसको कर ही देते हैं आज क्लियर। ओके। म्यूरिश मेरे से गलती से हो गए थे आप रिमूव। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको यहाँ पे अभी आप क्या टॉपिक बता को, रहे थे? अभी मैं प्राइमरी व्हील्स और लॉग व्हील के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसको भी कवर कर ही देते हैं आज ही। मेरे को लगता है ठीक है, कोई बड़ी वो बात नहीं है। क्वेश्चन चालू था तब अचानक मैं रिमूव हो गया मीटिंग से, वो इसलिए। मेरे से गलती से हो गया था। मैं आपको म्यूट कर रहा था क्योंकि आपकी आवाज बाउंस आ रही थी। तो बेसिकली आपके जो प्राइमरीज हैं उसमें 3 चीजें हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, लिफ्ट, गामा, गेन। लिफ्ट बेसिकली योर शैडोज, गामा मतलब मिड टोन्स विच इज योर ग्रे, गेन मतलब हाइलाइट्स। तो बेसिकली जब भी आप एक्सपोजर को डाउन करो तो जितनी भी इमेज में शेडोज हैं या ब्लैक एरिया है वो इम्पैक्ट करेगा। गामा में आप इंक्रीज करोगे तो मिड टोन्स इम्पैक्ट करेंगी। गेन में बेसिकली जहां पे उसको हाइलाइट्स मिलेंगी वहां पे इम्पैक्ट होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है? प्रॉब्लम होती है शुरू यहाँ पे। लॉग व्हील जो होता है वो बेसिकली इम्पैक्ट करता है इन टारगेट रेंज। मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे सिर्फ इसी रेंज के ऊपर टारगेट करना है, 896 टू 1023, तो अपने को फिर लॉग व्हील यूज करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास पहले इसको ट्राई करते हैं, लॉग व्हील को। शैडोज क्रश हो रही लाइक दैट बॉटम से, गामा मिडल, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स इज यूर, और गेन बेसिकली इज टॉप। तो ये सारी जो हाइलाइट्स हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं, नोटिस दैट, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, जो डिफरेंट टोनल रेंजेस है,
पर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट करना हो इसी रेंज के अंदर, मैं चाहता हूं कि मेरे जो वाइट्स हैं बस मैं सिर्फ इतनी इसी रेंज को इम्पैक्ट करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतनी रेंज को इम्पैक्ट करना चाहता हूं, ये मेरे वाइट्स हैं। चाहे आप इसको स्काई बोल लो, चाहे आप इसको कोई और शर्ट बोल लो, अब यहाँ पे ये सारी वाइट है फ्रॉम हेयर टू हेयर, पर दोनों की ब्राइटनेस लेवल में डिफरेंस है और अपने को ये देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस, क्लिक ऑन दिस। अब ये यहाँ पे हमको करना है क्वालिफायर चूज स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली आपको ये ओवरव्यू दे देगा कि आपकी ये वैल्यू जो है कलर की, वो आपकी स्कोप्स में किस रेंज में सिटिंग है, वो किस टोनल रेंज में आ रही है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे टारगेट करना है, तो आपको रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यू में क्या दिख रहा है, एक राउंड दिख रहा है स्कोप्स के अंदर। हाँ। तो स्कोप्स में तो अपने को ये वैल्यू देखनी है कि कहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है स्कोप्स में। तो अपनी जो वैल्यू है वो समथिंग 896 के आसपास जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम लॉग व्हील में आके ना हाइलाइट्स को इंक्रीज कर देते हैं। पर आप नोटिस कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया उसने, हम्म। उसके ऊपर जो हाइलाइट्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहा है, बॉटम एरिया इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा पहले नहीं हो रहा था। जैसे आप पहले प्राइमरी व्हील्स के अंदर कर रहे थे, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन में आपकी जो हाइलाइट्स हैं और इवन के आपके शेडोज भी इम्पैक्ट हो रही थी उसके साथ। अगर आप लॉग व्हील में आते हो और ये सेम स्टेप को करते हो, तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है आपको एक पॉइंट लगा हुआ है हम्म। और पॉइंट के नीचे आपकी शेडोज इम्पैक्ट नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर का एरिया इम्पैक्ट हो रहा है। पर मैंने तो आपको बोला था सिर्फ यही एरिया इम्पैक्ट करेंगे, हम्म। तो फिर यहाँ पे पॉइंट क्यों लगा? हम्म। द रीजन इज कि यहाँ पे इसके कंट्रोल होते हैं। लॉग इमेज में दो कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, लो रेंज एंड हाई रेंज। ठीक है, लो रेंज इज फॉर शेडोज एंड मिड टोन्स, हाई रेंज इज बेसिकली फॉर हाईलाइट्स। हम इसको बोलते हैं कि बॉस 0 हाईलाइट्स कहाँ पे होते हैं, ऊपर ना। तो हम इसको बोल रहे हैं 0.550 पे मेरा एक पॉइंट लगा दे, उसके ऊपर की वैल्यू को चेंज कर दे। अब 0.550 पॉइंट कहाँ पे है, समथिंग इसके बीच में। तो यहाँ पे उसने पॉइंट लगा दिया, उसके ऊपर उसने इम्पैक्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ डबल क्लिक करके 0.896 के ऊपर पॉइंट लगा दे और उसके ऊपर की जो वैल्यूज हैं, हाईलाइट्स हैं, मैं मुझे सिर्फ उसको इम्पैक्ट करना है। पॉइंट ऊपर चला गया, नोटिस करो पॉइंट ऊपर गया। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सिर्फ टॉप एरिया। तो एक्सट्रीम जो व्हाइट पॉइंट्स होते हैं और एक्सट्रीम ब्लैक पॉइंट्स होते हैं, आप उसके लिए इसका यूज करते हो। अब मान लीजिए इमेज में हेयर भी आपके ब्लैक है, शर्ट भी आपकी ब्लैक है, पर सबकी अलग अलग क्रोमासिटी होगी, या बेसिकली आप उसकी टोनल रेंज बोल सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे सिर्फ इसको इम्पैक्ट करना है, वेरी ब्लैक। तो इसकी वैल्यू कितनी है, चेक करो, 0.2 128 के नीचे है ना। तो हम्म। हम शेडोज को डाउन कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लग गया, पर नोटिस कीजिए पॉइंट यहाँ पे लगा है। अब मैं लो रेंज को क्या बोल रहा हूँ, 0.333 के ऊपर एक पॉइंट लगा दे, उसका बॉटम जो है वो इम्पैक्ट कर, क्योंकि शेडोज नीचे होती। तो हम इसको करेंगे डबल क्लिक और मैं इसको बोलूंगा कि 0.128 के नीचे अपने को पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाएगा और उसके नीचे शेडोज इम्पैक्ट होगी। टॉप और बॉटम आप यहां से डिसाइड करते हो। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी दूसरी वाली इमेज लो ना, ज्यादा समझ में आएगी। हेलो, अब आपको हेलो। ठीक है। तो
एक्सपोजर मान लीजिए मैंने ना डाउन किया, मैंने आपको बताया था 64 जो है आपका एरिया बॉटम पे रहता है, 940 टॉप एरिया रहता है, और उसके बाद जो आपके व्हाइट्स हैं और ब्लैक्स हैं वो क्रश होने शुरू हो जाते हैं। तो कलरिस्ट क्या करते हैं, इस रेंज के अंदर इमेज को सेट रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। अभी एग्जांपल के लिए जो बैकग्राउंड पे व्हाइट्स हैं, मुझे उसको, इसको हम स्पेकुलर हाइलाइट्स बोलते हैं, मुझे इसको बेसिकली ना ब्राइट करना है, सिर्फ इसी एरिया को टारगेट करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कौन सी वैल्यू है, 640 की ऊपर की ऑलमोस्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे लॉग व्हील में आके कि इसको इंक्रीज कर दो, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 0.640, यानी कि 640 के ऊपर ये पॉइंट लगा देगा, उसके ऊपर की जो हाईलाइट्स है सिर्फ मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ। नोटिस कीजिए सिर्फ वही ट्रीट हो रही है, बॉटम एरिया वही वही सिटिंग है, दिख रहा है आपको। अगर आप अभी भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये देखो, सॉरी मैंने ये उसके अंदर ही कर दिया, मैं लॉग व्हील के अंदर करता हूँ इसको। I can go here, increase little bit, दिख रहा है आपको इम्पैक्ट। पर आपका क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है ये तो हो गया, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा एरिया इम्पैक्ट हो रहा है या कौन सा एरिया नहीं हो रहा। आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो पहला तो। दूसरा मेथड क्या था, हाइलाइट्स में जाओ, एबी मोड के ऊपर क्लिक करो। एबी मोड क्या दिखाता है, डिफरेंस, और डिफरेंस आपने ऑलरेडी हाइलाइट्स को यूज किया हुआ, तो डिफरेंस आपको पता चलेगा। एंड यू कैन सी दैट, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ से आप ऑन करके इसको मैच कर लो। ये देखो कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, अभी चेक करो, वेरी टॉप या वेरी बॉटम। तो अपन जब यूज करते हैं इसको, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फॉर एक्सट्रीम ब्लैक्स एंड एक्सट्रीम व्हाइट्स। कलरिस्ट की, अब चलो अभी बात शुरू हो चुकी है तो इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं चैप्टर को। ये समझ आया आपको पहले तो? हाँ हाँ बाकियों को समझ आया? अमन आपको समझ आया? हाँ जी। तो उसके बाद अब मान लीजिए मैंने ब्लैक को इम्पैक्ट करना है, और ब्लैक मेरा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इम्पैक्ट करना चाहता हूँ वेरी बॉटम। तो शेडोज कहाँ पे है, नीचे। सो आई कैन गेट द वैल्यू जो कि 0.128 के पास में है। तो आई कैन डाउन द शेडोज, एंड मुझे किसको इम्पैक्ट करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ लो रेंज से। वो ब्लैक एरिया उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वहां पे वो पॉइंट क्रिएट कर देगा, उसके ऊपर की वैल्यूज चेंज करेगा। लुक एट दिस, लो कॉन्ट्रास्ट होने के बाद भी काफी कलरिस्ट की इमेज में ब्लैक प्योर होते हैं, व्हाइट प्योर होते हैं, वो यहीं से डिसाइड होते हैं लॉग व्हील से। और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ 2 मिनट रुकिए, स्क्रीन में अनशेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्विच मारना पड़ेगा एक दूसरे प्रोजेक्ट में। ये आपको दिख रही है इमेज? हाँ अब एक्चुअली में ये इमेज जो सिटिंग है वो सिटिंग है 640 से लेके 64 की रेंज के अंदर। जो बॉटम आपको दिख रहा है वो बेसिकली ट्रेड किया गया है लॉग व्हील से। मैं अभी आपको डाउन करके दिखाता हूँ।
आपकी ओवरऑल इमेज सिटिंग यहाँ पे है। जो एक्सट्रीम हाइलाइट्स हैं और एक्सट्रीम ब्लैक पॉइंट्स हैं वो आपके लॉग व्हील से ट्रीट किए गए। इमेज एक्चुअली में यहाँ पे सिटिंग है अंडर 640, अंडर 64, और आपके जो ब्लैक और व्हाइट्स हैं वो लॉग व्हील से इमेज क्रिएट की हुई है, जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं व्हाइट्स। दिख रहा है आपको डिफरेंस? ओके ओके। ये होती है गेम एक्चुअली में जो सीनियर कलरिस्ट यूज करते हैं। लॉग व्हील के बिना उनका कोई काम नहीं। चलो और एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन। लॉग व्हील को मैं थोड़ा डाउन करता हूँ। लुक एट दिस, इमेज कहाँ पे फिटिंग है? 640, 64। पूरी टाइमलाइन की गेम इसी के अंदर रहती है। जो एक्सट्रीम ब्लैक्स हैं और एक्सट्रीम व्हाइट्स है कहाँ पे चेंज होते हैं? लॉग व्हील से। ये है असल में गेम उनकी। और आप देखते हो कि उनकी शॉर्ट मैचिंग क्यों बेस्ट होती है? क्योंकि वो चेंज ही नहीं करते हैं। उनका बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो वही रहता है। टारगेट क्या करते हैं वो? लॉग व्हील को। दैट्स इट। एक्सट्रीम ब्लैक्स, एक्सट्रीम व्हाइट्स। हर, अब आपने स्टोरी देखी ना, 64 के अंदर अंदर उनकी हाइलाइट्स है, सॉरी 640 के अंदर अंदर हाइलाइट्स है और 64 के अंदर उनकी शैडोज है। यही सिमिलर स्टोरी मैं हर आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। लुक एट दिस, दिख रहा है? ये देखो ओवरऑल इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, चेक करो। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है एक्चुअली में जो प्राइमरी में उन्होंने जो करेक्ट किया वो ये इमेज बनती, पर लॉग व्हील से उन्होंने इमेज अपनी जो व्हाइट्स हैं उसको प्रॉपर किया, उसको पुश किया उन्होंने, क्योंकि ऐसी इमेज वॉश्ड आउट लगेगी आपको। ये अच्छी लग रही है आप इमेज आपको? ये अच्छी लग रही है? नहीं। जो बिगनर कलरिस्ट हैं या एंट्री कलरिस्ट हैं वो यही गलती करते हैं। उनको व्हाइट्स अच्छे नहीं लग रहे, वो डाउन मार देते हैं और कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। डाउन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको फिर आपको एक्सट्रीम जो व्हाइट और ब्लैक हैं उसको भी आपको राइट करना पड़ेगा। और दैट्स द डिफरेंस अगर आप लॉग व्हील नहीं यूज कर रहे हो और लॉग व्हील यूज कर रहे हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट शॉट। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे आपको लाइट दिख रही है, विंडो लाइट, वो भी सेम यहाँ से क्रिएट की हुई है। चेक करो, कुछ और इम्पैक्ट हो रहा है? नहीं। इमेज कहाँ पे सिटिंग है? उसी रेंज के अंदर, सिर्फ व्हाइट्स को टारगेट किया गया है। ऐसे ही बॉटम है, ऐसे ही बॉटम को टारगेट किया गया बेसिकली। यहाँ पे भी सेम सिमिलर स्टोरी है, यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है। आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वेव। सिमिलर स्टोरी हियर। रेंज कहाँ पे है? वही सेम रेंज है, 640 to something 0, 64 basically. Moving on, next. Similar story. Look at this. Image कहाँ पे सिटिंग है? उसी के अंदर। Moving on, next. Moving on, next. दिख रहा है आपको डिफरेंस? ओके ओके ओके। तो तो ये सारी ये टारगेटेड एडजस्टमेंट काफी मिल रही है मतलब इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी में भी चले जाओ, किसी शॉट में भी। अब यहाँ पे इन्होंने विनियट के साथ साथ क्या यूज किया हुआ है? ब्लर यूज किया हुआ है साइड में। आपको दिख रहा है साइड्स डाउन है? हाँ यहाँ पे देखो साइड्स डाउन है, प्लस इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? ब्लर। एंड आई कैन शो यू ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। इन्वर्ट करते हैं। अभी क्यों नहीं दिख रहा? चलो बताओ, ये सिलेक्शन क्यों नहीं दिख रहा? पता नहीं क्यों। क्योंकि हम ए बी मोड में हैं। ओके कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। ओके। आई कैन डाउन इट एंड यू कैन सी दैट। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, नोटिस करना, दिख रहा है आपको? अब वही सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। ये देखो, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली में अभी अगर इसको ना यूज करते तो इमेज ऐसी होती। वो विनियट ना लगाते तो इमेज ऐसी होती। दिख रहा है आपको? और यहां से यहां आने के लिए अपने को आईज को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टास्क। यहां से यहां
आप एक सिंपल एक चीज करके देखना, सैचुरेशन को इंक्रीज करना फिर थोड़ा डाउन करना, आपको इमेज ही खराब लगनी शुरू हो जाएगी। तो अपने को आईज को ट्रेंड करना पड़ेगा इन चीजों के लिए, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके। दिख रहा है आपको कितना बड़ा डाउन मारा है उन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया साथ में, ब्लर। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, आई कैन जस्ट रीसेट एवरीथिंग हियर एंड यूज ब्लर हियर। दिख रहा है आपको डिफरेंस? नहीं, ये तो चूंकि आप उधर करके देख रहे हो इसलिए डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन अगर सपोज करिए कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में कैप्चर हुई है इमेज, तो ऑटोमेटिकली उधर उसके शोल्डर और वो शर्ट वो पीछे वो ब्लर हो ही जाएगी ना। बट मैं आपकी बात को, कल भी आपने ये क्वेश्चन किया था, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, हमने इसको बहुत क्लोज से देखा क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही मेरे पास आया हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बेसिकली जो क्योंकि कलरिस्ट इज माय गुड फ्रेंड, और तो ये प्रोजेक्ट को मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें डीप में बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यस। तो ये बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था, ये उससे भी क्रिएट हो सकता है, पर ये बेसिकली जो इफेक्ट है वो विनियट से भी क्रिएट किया गया है। हाँ, उसको एनहांस किया गया है क्योंकि उनके पास सेफ्टी नहीं रहती। आप नोटिस कीजिए, अगर उन्होंने सेट के ऊपर ये सारी चीजें कर दी, उनके पास ज्यादा सेफ्टी नहीं रहेगी अगर उनको रिकवरी करनी हो किसी चीज, तो फिर वो पोस्ट में करते हैं इन चीजों को। और यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है, आप चेक करो, वाइट्स देखो एंड यू कैन जस्ट डाउन इट फ्रॉम हियर। पूरी इमेज कहाँ पे सिटिंग है, सेम रेंज। ओके ओके, समझ आया आपको? होप मैंने आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे दी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, मैं थोड़ा और समझाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। पर अभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिए अभी इसके ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर शुरू हो चुका है। नहीं, ये वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप कुछ असाइनमेंट्स देंगे ताकि हम लोग जब आपको वो प्रेजेंट करेंगे असाइनमेंट, आप उसमें से खामियां या गलतियां बता पाए। डेफिनेटली, बिल्कुल। हम अभी अपना कल ये बेसिकली कैमरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सारी प्रैक्टिस ही होगी। अच्छा अच्छा, डेली बेस पे प्रैक्टिस होगी, आपको डेली सबमिट करना होगा, डेली प्रैक्टिस होगी। पर ये ओवरऑल जो आपको कंसेप्ट है वो समझ आ गया ना, बिटवीन लॉग व्हील एंड प्राइमरी व्हील। हाँ जी, हाँ। अमन और म्यूरिश, आपको भी समझ आ गया? हाँ जी। चलो अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अमन पहले आप बताओ। अच्छा अमन, मुझे ना इसको इम्पैक्ट करना है। अच्छा, ये रेंज को इम्पैक्ट करना है या ये रेंज को इम्पैक्ट करना है? वाइट सिर्फ इतनी रेंज को? हाँ, ये वाली रेंज को इम्पैक्ट करना है, तो कैसे करूंगा? लॉग व्हील में जाके। ठीक है, लॉग व्हील में पहले मैं क्या करूंगा? लॉग व्हील में जाके उसकी हायर रेंज को, ठीक है, जैसे कि 760 के ऊपर, ठीक है, उतना वो हम उसको फिगर भर देंगे ना उसमें, जिससे हाँ। ऊपर पहले आप क्या करोगे, उस पॉइंट का रेफरेंस लोगे ना। आपको कैसे पता चला कि 768 है ये, या 762 के नीचे है, या 640 है? पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके, डिस्प्ले क्वालिफायर के ऊपर क्लिक करके आपको एक रेफरेंस ले लेना है। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम ये चीजें हम रेफरेंस नहीं यूज करते, मुझे ऐसी आइडिया हो जाता है, मैं इसको देखता भी नहीं, बट आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा टूल, सही है सर। आप सबके लिए, कि आपको पहले एक आइडिया ले लो कि वो जो रेंज है वो सिटिंग कहाँ पे है। अभी आपको पता चल रहा है वो 768 के आसपास सिटिंग है, एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस 0.768, वहां पे पॉइंट लग गया। अब इम्पैक्ट का क्या हुआ? ऊपर वाला देखो ये एरिया, यहाँ पे नोटिस करो, आप पॉइंट लग गया 768 के आसपास। देन उसके ऊपर जो है
वो इम्पैक्ट कर रहा है। हम्म। समझ आया? मतलब रेफरेंस लेना जरूरी है। डेफिनेटली। हाँ जी। अगर आप रेफरेंस नहीं ले रहे हो, अब एबी मोड में जाके चेक कर लो। ये देखो अब इम्पैक्ट क्या कर रहा है, ये वाला एरिया। आप अगर नहीं लेना चाहते हो रेफरेंस, मैं तो ऐसे देखता हूँ, आई कैन डाउन इट हियर, मुझे ठीक लग रहा है, दैट्स इट, मैं इसको रेफरेंस लेता ही नहीं हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो ना, आपको थोड़ा इसमें टाइम लगेगा चीजें यूज करने में, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आप इस रेफरेंस को नहीं लोगे, आपको पता ही चल जाया करेगा कि बॉस ये कितनी ब्राइटनेस के अंदर ऑलमोस्ट आ रहा है, जितना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। पर मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आपने कोई भी चीज सिलेक्ट की, या मैं यहाँ पे वैल्यू को डायल कर देता हूँ और एबी मोड में चेक करते हैं, ये कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने कोई टूल यूज ही नहीं किया, कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे ही आप यूज करोगे वो डिफरेंस आपको सिर्फ दिखाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है सर। ठीक है। इसमें और इसमें एक चीज था, ये जो आपने अभी दिखाया था वो एक बेसिकली ब्लैक टू व्हाइट ग्रेडियंट था, उसमें आपने दिखाया था, तो उसकी बदौलत हो क्या रहा था, जो रेफरेंस पॉइंट्स दिख रहे थे वो कर्व्स में, तीनों कर्व्स में वो सेम डिट्टो एक ही जगह दिख रहे थे, 690 आई मीन 600 के ऊपर, या 62 के, 64 के ऊपर, या 66 के ऊपर, क्योंकि वो एक मतलब प्योर ब्लैक टू प्योर व्हाइट की तरफ वो ग्रेडियंट जा रहा था। अब बिल्कुल। कलर इमेज में तो ऐसा नहीं होगा, वो तीनों जो है अलग अलग नजर आएंगे रेफरेंसेस। ओवरऑल आपको वहां पे भी आइडिया मिल जाएगा। अभी ये रेफरेंस है ना, यहाँ हाँ, पे दिखाता हूँ ये आपको, कलर है, हाँ हाँ। ये देखो इम्पैक्ट मिल रहा है, ये देखो। तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल रहा है ना कि 512 के आसपास रेंज नहीं, है। अभी आप देखेंगे तो रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग उसके रेफरेंसेस हैं। इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ नहीं चलते ये वाले टूल। अच्छा। ये आपको एक लमसम आइडिया दे देगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा वैसे तो। ये वैल्यूज वही हैं, काफी लोगों को ये पता ही नहीं है। तो अच्छा। ये प्रॉपर नहीं काम करेंगी। आप नोटिस करना 0.550 के ऊपर अगर आप पॉइंट लगाओगे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो ही जाएंगे इससे, हम्म। ठीक है? तो ये प्रॉपर नहीं काम करता, नियर बाय काम करता है। आपको थोड़े बहुत स्लाइड फिर भी चेंज करने पड़ सकते हैं। अब ओके। आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ये रेंज सिटिंग कहाँ पे है, ये लुमिनेंस की रेंज सिटिंग कहाँ पे है। तो मुझे पता चल गया कि ऑलमोस्ट ये 256 का बॉटम है, वेरी बॉटम से शुरू हो रही है, तो मुझे इसको भी इम्पैक्ट करना है। तो मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा, 0.256 के ऊपर की रेंजेस को टारगेट कर लूंगा। एंड फिर मुझे जब ये टारगेट हो गया, फिर मुझे बाई आई विजुअली इसको राइट करना पड़ेगा कि जहां पे मेरी आईज कंफर्टेबल फील कर रही है और मुझे रिजल्ट सही मिल रहा है, देन उस पोजीशन को मैं वहां पे रोक सकता हूँ। ओके। जी, एक मिनट दीजिए, आई कैन चेंज माई स्क्रीन। यस, अभी कितने मिनट पड़े हैं? ठीक है, 10-15 मिनट में मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। देखिए होता क्या है कि आप लॉग इमेज में शूट कर रहे हो, ठीक है? अब आपके कैमरा ने क्या कैप्चर किया है और आपकी डिस्प्ले क्या दिखा रही है, ये कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अब कैमरा आपका क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अलेक्सा यूज किया आपने या सोनी यूज किया फॉर एग्जांपल, हर लॉग प्रोफाइल कैमरा की डिफरेंट है। तो अपने को क्या करना पड़ता है इन कलर ग्रेडिंग, वो लॉग प्रोफाइल को अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले आउटपुट के साथ। जैसे मान लीजिए हम जो डिलीवर करेंगे वो रेक 79 में डिलीवर होगा ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और आपकी जो अभी डिस्प्ले है करंट वो भी रेक 79 है। तो हमने उस कलर स्पेस को, जो कैमरा का कलर स्पेस है, उसको मैप करना है अपनी डिस्प्ले के साथ। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में ही जैसे ये लॉग इमेज है फॉर एग्जांपल, अलेक्सा की लॉग इमेज है, यू कैन आल्सो सी दैट। अब वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए CST लगा। नहीं, वो बेसिकली जो बिगनर्स हैं वो बेसिकली ऐसे करते हैं, दे कैन यूज ट्रेडिशनल टूल्स, लिफ्ट, गामा, गेन,
सैचुरेशन, एंड आप एक प्लीजिंग पॉइंट के ऊपर वो इमेज को ले आते हैं, ठीक है, जहां पे वो दिखनी सही शुरू हो जाती है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये डिस्प्ले रेफर मेथड है, जैसा आप देख रहे हो वो चेंज हो रहा है। दूसरा मेथड होता है एक्यूरेटली आप उस डेटा का यूज करते हो, जो कैप्चर हुई है इमेज, उसको आप मैथमेटिकली, बहुत सारी अंडर द हुड चीजें होती हैं, उसके थ्रू आप उसको चेंज करते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ना चीजें आती हैं, जैसे कि सबसे पहला जो होता है लॉग टू रेक 79 कन्वर्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया भी था, जो हमने क्लास की थी लॉग वर्सेस रॉ वर्सेस रेक 79, उसमें भी बताया था। तो आपके कैमरा मैन्युफैक्चर के साथ कैमरास के लट भी आते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन लट्स। किसको किसको पता है, क्योंकि वैसे तो मैंने बता दिया था, आपको पता है इसके बारे में? हाँ जी। चलो थोड़ा डीप और चलते हैं लट्स के अंदर। बेसिकली 3 टाइप के लट्स होते हैं, आई कैन शो यू। 1920 बाय 1080, अब मोटा मोटा समझो कि कितने टाइप के लट्स हैं। बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ लट्स होते हैं टेक्निकल लट्स। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी होती है क्रिएटिव लट्स। क्रिएटिव, स्पेलिंग कोई गलती हो जाए तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं फास्ट स्टाइल कर रहा हूँ। थर्ड होते हैं हाइब्रिड लट्स। थोड़ा दिमाग खुला कर लेना, थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ। टेक्निकल लट्स, क्रिएटिव लट्स एंड हाइब्रिड लट्स, इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकल लट्स बेसिकली एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए बनते हैं, यानी कि आपके कैमरा कलर स्पेस को डिस्प्ले कलर स्पेस में जो कन्वर्जन करते हैं, वो उनका जो रिलेटिव होता है वो एक्यूरेसी होता है। एक कलर स्पेस से दूसरी कलर स्पेस में जो चेंज करते हैं वो थ्रू लट्स चेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लट्स। ओके, तो ये बेसिकली होते हैं आपके टेक्निकल लट्स, जो एक कलर स्पेस को दूसरी कलर स्पेस में एक्यूरेट डेटा के साथ कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो CST हो, चाहे वो अंडर द हुड कोई भी मेथड्स हो, ठीक है। क्रिएटिव लट्स बेसिकली होते हैं जो एक्यूरेसी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रिएटिव लुक्स डेवलप करते हैं, यानी कि वो ऐसे लट्स होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल टूल्स का यूज किया जाता है डिवेंची रिजॉल्व का, और उनको लुक्स डेवलप की जाती है, और बिल्कुल उनका कोई एक्यूरेसी के साथ मतलब नहीं होता, उनको बस लुक अच्छी चाहिए होती है। जितने भी आप मार्केट में देख रहे हैं, कोई भी क्रिएटर सेल कर रहे हैं, वो सारे क्रिएटिव लट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे टूल्स उसमें यूज किए गए हैं, उनका एक्यूरेसी के साथ कोई संबंध नहीं है। थर्ड टाइप के लट्स होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि जो कैमरा के लट्स आते हैं वो टेक्निकली लट्स हो गए, क्योंकि वो एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल लट्स हो गए। ये आपका क्वेश्चन होगा किसी का? किसी का है क्वेश्चन? हेलो, किसी को आवाज आ रही है मेरी? नहीं, ये तो आपने बताया ही है ना कि जो टेक्निकल लट्स है वो बेसिकली कैमरा की जो कलर स्पेस है उसको डिस्प्ले कलर स्पेस पे जो ट्रांसफर कर रहा है वो टेक्निकल लट है, राइट? नहीं, वो टेक्निकल लट नहीं है, वो अच्छा। बेसिकली है हाइब्रिड लट्स। तीसरी कैटेगरी का नाम होता है हाइब्रिड लट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? हाइब्रिड लट्स में टेक्निकल एक्यूरेसी भी होती है और थोड़ी क्रिएटिविटी लट्स भी होते हैं, दोनों को मिक्स करके बनते हैं हाइब्रिड लट्स। और जो कैमरा के कन्वर्जन लट्स आते हैं उसको हम हाइब्रिड लट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल प्लस क्रिएटिव लट्स को मिक्स होके बना होता है। इसीलिए जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लट्स आते हैं वो काफी बार थोड़ा बहुत ह्यू भी चेंज कर देंगे, थोड़ी ल्यूमिनेंस भी चेंज कर देंगे, हल्का फुल्का और भी कहीं इम्पैक्ट करेंगे सेकेंडरीज के ऊपर। तो बेसिकली वो बने होते हैं टेक्निकल प्लस क्रिएटिव, और उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड लट्स या कन्वर्जन लट्स। क्लियर हुआ? काफी लोग उसको बोलते हैं सिर्फ टेक्निकल लट्स होते हैं,
पर वो टेक्निकल नहीं होते, वो हाइब्रिड लट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप के जो लट्स होते हैं। अब पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है ट्रांसफॉर्म करने का इमेज को, सबसे पहला होता है CST। डिवेंची रिजॉल्व में प्लगइन आता है, हम दो वो हमसे 2 चीजें पूछता है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब किस पे कैप्चर किया है, आउटपुट मतलब आपकी डिस्प्ले क्या है, या आपको डिलीवर कहाँ किस लिए करना है या कहाँ पे करना है। तो वो आपके कैमरा के कलर स्पेस को मैप कर देता है आपकी डिस्प्ले कलर स्पेस के साथ। एंड ये प्रोसेस मल्टीपल मेथड से हो सकता है, थ्रू CST, थ्रू लट, जो मैंने आपको कन्वर्जन लट्स बोले हैं उसके थ्रू हो सकता है। एंड देन द थर्ड मेथड इज which is कलर मैनेज्ड RCM। अब RCM का मतलब है रिजॉल्व कलर मैनेजमेंट। मैनेज्ड। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, ये सिंपल है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बड़ा कोई कुछ नहीं है यार, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। थोड़ा इस पे ध्यान दोगे ना, इतनी आसान चीजें हैं, इसके कोई लिमिट नहीं है। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इन चीजों को। कुछ नहीं है ये, मैं आपको 2 शब्दों में क्लियर कर दूंगा, तीनों ही सेम चीजें हैं, थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। CST जो होता है वो प्लगइन है बेसिकली, जिसमें हम ये दोनों चीजें फीड करते हैं। लट का मैंने आपको क्लियर कर दिया, लट हम इंस्टॉल करेंगे, जो कन्वर्जन लट्स होते हैं कैमरा मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और हम डायरेक्टली उसको Rec 7 9 में शिफ्ट कर देते हैं, स्विच ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब हम एक्यूरेटली ये डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम इसका यूज नहीं करेंगे ऑफसेट का, गेन का। हम बेसिक जो करेक्शन होगी या Rec 7 9 कन्वर्ट करने में जो अपना बेस होगा, हम वो इसके थ्रू करेंगे, और वो एक्यूरेटली होगा, और ज्यादा एक्यूरेटली होगा, और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं टाइमलाइन में, कितना टाइम लगाओगे टू गेट देयर Rec 7 9 में कन्वर्ट करने के लिए? ऐसा तो आप दे नहीं सकते हो लॉग प्रोफाइल, क्लाइंट को डेटा शेयर नहीं कर सकते हो। आपको एक गुड प्लेस के ऊपर आपको इमेज को बिठाना पड़ेगा। तो आप अगर इमेज में बहुत, आपकी इमेज टाइमलाइन में बहुत सारे शॉट्स हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बट बाय दिस टेक्निक, इन टेक्निक की मदद से आप कुछ ही टाइम में Rec 7 9 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद अपने ग्रेड करना वहां से शुरू कर सकते हैं। अब कलर मैनेजमेंट में सब लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि बॉस ये क्या चीज है। CST बेसिकली करता है आपका क्लिप लेवल के ऊपर काम, कि आपने एक काम नोड लेवल के ऊपर बेसिकली आपका काम करता है। मान लीजिए आपने एक क्लिप के ऊपर कोई भी चेंज किया, वो इम्पैक्ट दूसरी क्लिप को नहीं कर सकता, वो दूसरी क्लिप को इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर CST आपने यूज किया। कलर मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर होता है, यानी कि आप उसमें कोई भी चेंज करते हो वो पूरे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करता है। बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम 3 डॉट के प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, गियर का आइकन है जहाँ पे, और शिफ्ट या फिर शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं, सॉरी नॉट शिफ्ट 1, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कलर मैनेजमेंट का। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कलर साइंसेस हैं, ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना। ये डिफरेंट कलर साइंसेस हैं, अभी के लिए आपको जरूरत भी नहीं होगी। डिवेंची YRGB नॉन मैनेज्ड कलर साइंस है, इसका मतलब ये है, और आउटपुट हमें क्या चाहिए, Rec 7 9 गामा 2.4, हम इसको सेव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन मैनेज्ड कलर मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि हम डिवेंची रिजॉल्व को बोल रहे हैं कि भाई तू टेक केयर ना कर, हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, हमें CST यूज करना है, हमें लट यूज करना है, हमें कुछ और यूज करना है, हम वो अपने आप देख लेंगे। तू भाई इसको बस नॉन मैनेज्ड पे रख, और हमें आउटपुट जो है वो Rec 7 9 में दे दे। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, डिवेंची बोलता ठीक है भाई आप खुद कर लो, चाहे वो CST से करो चाहे वो लट से करो। तो मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग में ये फीड कर दिया। ये सबसे पहला जो है वो कलर साइंस था। अब डिवेंची YRGB बेसिकली कलर मैनेज जो 18 में आया है या 17 में बेसिकली डेवलप हुआ है। ये आया तो वैसे 2012 में था, पर जो मेजर इंप्रूवमेंट हुई है वो 18 वर्जन में हुई है, 17-18 वर्जन में। तो डिवेंची कलर मैनेज क्या करता है बेसिकली, ये आपको बोलता है बॉस आप टेंशन मत लो, आपकी इमेज की इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो आपने टाइमलाइन पे रखी है, बेस्ड ऑन दैट मैं ऑटोमेटिकली इसको Rec 7 9 में कन्वर्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो इसकी।
तो इसको पता कैसे चलता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो और कलर मैनेज के ऊपर स्विच कर जाते हो, तो डिवेंची रिजॉल्व सभी क्लिप्स को रेक 79 में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? अगर वो क्लिप रॉ है, हर क्लिप में मैंने आपको बताया था मेटा डेटा होता है। अब मेटा डेटा क्या होता है? क्लिप कहाँ कैसे शूट है। अब ये क्लिप ना रेड की है, ये वाली, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एडिट पेज में जाने के, मीडिया पेज में जाने के बाद आई कैन, what is the basically name of this clip, right click, find। अब यहाँ पे ना क्लिक करते हैं एंड आई कैन क्लिक टू कैमरा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कैमरा में रेड, शटर स्पीड, ISO, सारी चीजें दिख रही हैं आपको, सेंसर कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन रॉ फाइल में फीड होती है। बेस्ड ऑन दैट डिवेंची रिजॉल्व को ये पता चल जाता है कि बॉस ये ना रेड के ऊपर शूट है, वो रेक 79 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए वो इमेज एरी की है, वो रॉ है, तो डिवेंची रिजॉल्व के पास उसको पता चल जाएगा इस डेटा के थ्रू, मेटा डेटा के थ्रू, ऑटोमेटिकली उसको भी कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई और कैमरा ऑटोमेटिकली उसको भी कन्वर्ट कर देगा। कौन से कैमरास को भी कन्वर्ट करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने सारे कैमरास हैं, अलेक्सा, ब्लैकमैजिक, कैनन, सिग्मा DNG, पैनासोनिक, फैंटम, रेड, सोनी रॉ, अभी के लिए जो करंटली सपोर्टेड जो कैमरा प्रोफाइल्स है वो ये है। इसके अंदर कोई भी कैमरा होगा ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। बट मान लीजिए अगर आपकी इमेज प्रोरेस एप्पल 422 में है, कन्वर्टेड है, तो डिवेंची रिजॉल्व को बॉस ये नहीं पता चलेगा कि आपकी कौन सी इमेज किस कैमरा से कैप्चर की गई है। उस केस में आपको बताना पड़ेगा डिवेंची रिजॉल्व को कि भाई ये अलेक्सा की है इमेज या रेड की है। क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हो इमेज को टू एनी कोडेक, एप्पल प्रोरेस 422, 444, जो भी कोडेक में, उसमें मेटा डेटा नहीं होता। मेटा डेटा होता है सिर्फ रॉ फाइल में। वंस यू कन्वर्ट इट, मेटा डेटा हो गया लूज और इसको नहीं पता चलेगा। इन दैट सिचुएशन डिवेंची रिजॉल्व को अपने को क्लियर करना पड़ता है कि बॉस राइट क्लिक करो और यहाँ पे मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास आएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा इनपुट कलर स्पेस का। इनपुट कलर स्पेस में आप उसको बता सकते हो कि ये बॉस एरी की क्लिप है या अलेक्सा की क्लिप है, तो वो बेस्ड ऑन दैट ऑटोमेटिकली ये सारी टाइमलाइन को चेंज कर देता है। चाहे आप अभी प्रोजेक्ट लेवल के अंदर सेटिंग करो, चाहे आप नोड लेवल के ऊपर सेटिंग करो, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। और वेरी करता है आपको प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर करना है या CST के अंदर करना है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। दो यहाँ पे और भी आपको कलर साइंस दिखेंगे। ये डिवेंची रिजॉल्व के खुद के कलर साइंस हैं, ये वाले बाहर के हैं कलर साइंसेस। दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट चैप्टर। ACCC मतलब कलर कंपोनेंट और ACCT का मतलब है कलर कंपोनेंट विद टू। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ CCT के ऊपर क्लिक करके। अभी जो करंट वर्जन है वो 1.02 है डिवेंची रिजॉल्व 18 में। अभी 16 यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास वर्जन जो है 1.1 है। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, नथिंग, कुछ चेंज नहीं करना अपने को, अपने आप कर लेगा वो। एसिस इनपुट एंड आउटपुट, ये दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इनपुट का मतलब क्या था? एसिस इनपुट बेसिकली इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि आपने कैप्चर किसके ऊपर किया है बॉस, कैमरा कौन सा है। अभी टाइमलाइन के मल्टीपल शॉट्स हैं, रेड के भी शॉट्स हैं, अलेक्सा के भी शॉट्स हैं, बट मैं अभी इसको बोल देता हूँ कि बॉस मैंने ना अलेक्सा के ऊपर शूट किया। तो A प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ अलेक्सा, एंड आउटपुट जो है वो मैं कर रहा हूँ रेक 79 एंड ओके यार रेक 79, यस। अभी मैं रेक 79 करता हूँ करंटली। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी अलेक्सा क्लिप्स रेक 79 में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। होप ये हो जानी चाहिए। आप जो कर रहे थे ऑफसेट से, गेन से, गामा से, वो इसने 1 ही मिनट में कर दिया और ये सारी क्लिप ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लुक एट दिस, एंड ये आपका बेस बन चुका है। अब यहाँ से आप आगे काम शुरू कर सकते हो। लुक एट दिस, ये बेस है। बिफोर एंड आफ्टर दोबारा करके दिखाते हैं। अगर मैं नॉन मैनेज्ड RGB में हूँगा, नॉन मैनेज्ड कलर साइंस में हूँगा, कलर मैनेजमेंट में, यू कैन सी दैट। एंड मुझे ये सेटिंग करनी पड़ेगी अपनी नोड लेवल के ऊपर। इफ आई गो अगेन
टू CST और मैंने वहां पे फीड दे दिया कि बॉस अलेक्सा कैमरा है, मेरी डिस्प्ले जो है या मुझे आउटपुट जो चाहिए वो Rec 7 9 में चाहिए, एंड आई सेव ऑटोमेटिकली ऑल द क्लिप्स कन्वर्टेड टू Rec 7 9। एंड एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अब ये इमेज तो रेड की थी, आप बोलोगे इसका क्या हाल होगा फिर, ये इसको भी अलेक्सा के लिए कन्वर्ट कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, चलो वापस चलते हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं। इसको मैं ना Rec 7 9 कर देता हूँ, इनपुट को सेव करते हैं, कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। किसी का क्वेश्चन है ये क्लिप क्यों नहीं इम्पैक्ट हुई? हाँ क्यों नहीं हुई? उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि ये रॉ क्लिप्स हैं। रॉ क्लिप्स के पास ऑटोमेटिकली सारा डेटा है। बेस्ड ऑन दैट उसको ये पता चल गया कि ये रेड की क्लिप है, तो उसने अलेक्सा की जगह रेड से Rec 7 9 में कन्वर्ट कर दिया। उसने वो अप्लाई ही नहीं किया। उसने जो हमने यहाँ पे सेटिंग की थी ना अलेक्सा की, उसने इस क्लिप के ऊपर अप्लाई ही नहीं की, क्योंकि डिमेंसी रिजॉल्व को रॉ क्लिप्स में ये मेटा डेटा के थ्रू पता चल गया कि बॉस ये अलेक्सा नहीं है, ये ये रेड कैमरा है। तो उसने बेस्ड ऑन दैट Rec 7 9 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ इस क्लिप के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लेना। मैं अलेक्सा के ऊपर वापस चलता हूँ। अलेक्सा 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 टिक 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 टिक, अलेक्सा कहाँ गया भैया अलेक्सा तुम? या दिस वन, सो आई कैन सेव इट। नोटिस करना कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस क्लिप के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली Rec 7 9 में कन्वर्ट कर दी। ये क्लिप्स आपकी लॉग प्रोफाइल में थी, रॉ में नहीं थी, इसलिए अपने को इसको बताना पड़ा यहाँ पे क्लिक करके कि बॉस ये अलेक्सा कैमरा की क्लिप्स है। अगर मान लीजिए ये क्लिप अलेक्सा की ना होती तो हम क्या करते, राइट क्लिक, एसिस इनपुट ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसमें चेंज कर सकता था। इसको बोलता कि अलेक्सा की नहीं है बॉस, ये रेड की है, तो मैं यहाँ पे रेड टू Rec 7 9 रेड लॉग फिल्म चूज करके, या मल्टीपल बहुत सारे और भी फंक्शंस आते हैं, इसको यूज करके मैं ये बोलता कि ये इमेज रेड कैमरा की है, तो ये रेड कलर स्पेसेस ट्रांसफॉर्म करके क्या कर देता, Rec 7 9 कर देता। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, प्रोरेस फाइल्स हैं अपने पास, एप्पल प्रोरेस 444, और इसमें कोई मेटा डेटा नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। अगर वो क्लिप अलेक्सा की नहीं है, आपने प्रोजेक्ट सेटिंग में चेंज कर दिया, तो आप यहाँ से बाद में चेंज कर सकते हो। पर आप नोटिस करो, जो कैमरा जो रॉ फाइल्स हैं उसमें ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो 100% श्योर है कि ये रेड की फाइल्स हैं, और वो ऑप्शन भी नहीं दे रहा आपको चेंज करने का, उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे भी देखो, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे आ रहा था ना ऑप्शन अपने पास, चेंज इनपुट कलर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया। अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पूरी ओवरऑल जो शेडोज, पूरा ओवरऑल मेरे चैनल्स लिफ्टेड है, मैं ऑफसेट से इसको डाउन कर लेता हूँ। लुक एट दिस, सारी इंफॉर्मेशन बैक आ चुकी है। एंड व्हाट, अभी मुझे कुछ करना है, जो करना है मैं कर सकता हूँ इजीली। एक्सपोजर डाउन करना, कॉन्ट्रास्ट ऐड करना, डू व्हाटएवर आई वांट। लुक एट दिस। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं। काफी लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल मतलब ये है। होप मैं आपको समझाने में ये आपको समझ आ गया हो इससे। इसमें एक डाउट है मेरा, ये जो आपने अभी एसेस कवर किया है, एसेस की जगह अगर दाविंची कलर मैनेज वर्कफ्लो में प्रोजेक्ट सेटिंग रखे, तो अभी शायद आप वर्जन 16 यूज कर रहे हो, इस वजह से है पता नहीं। आप जब सेटिंग्स पे जाओगे कलर मैनेज वर्कफ्लो में, तो उसमें वो इनपुट कलर स्पेस भी मांगता है। आप पहले तो दाविंची कलर मैनेज चूज करते हो, उसके बाद में आपका इनपुट कलर स्पेस भी वो मांगता है। एसडीआर होता है, एसडीआर को आप अनचेक करोगे, उसके नीचे जाओगे तो इनपुट कलर स्पेस आपके कौन से कैमरा का है। और आपको बाद में अगर किसी नोड लेवल के ऊपर कोई दूसरा आपको कैमरा का अगर वो सेटिंग है, या आपकी क्लिप है किसी मल्टीपल कैमरा से ली हुई,
तो दूसरी कैमरा की ये सपोज क्लिप है आपके पास, एक सोनी है, एक कैनन है, ये एक एरी है, हाँ तो तीनों को आपको अगर अलग अलग करना है तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग में आप एक कलर स्पेस, सपोज एरी का आपने दे दिया, मेजॉरिटी आपकी क्लिप्स एरी की है, लेकिन बीच बीच में आपके पास सपोज रेड की भी क्लिप्स हैं, तो उन क्लिप्स को आप बाईपास करके उन क्लिप में सीएसटी लगा के उसको उस तरीके से भी आप कर सकते हो ना। वेरी नाइस। ये मैंने यूज किए हुए हैं ऑप्शंस, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली बात तो आपका क्वेश्चन सही है। ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, अभी थोड़ा डीप चलते हैं इसके अंदर। कलर मैनेज जो है ना वो DaVinci रिजॉल्व का है, ठीक है। हाँ। अभी 16 वर्जन है इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ। और ये बहुत इजी है। एक वीडियो सेपरेटली मैं बेसिकली इसके ऊपर भी, या तो ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे हम क्लास में भी कवर कर लेंगे दूसरी सिस्टम के ऊपर। तो कलर मैनेज में बेसिकली मैंने आपको पहला वर्ड क्या बोला था, कलर मैनेज्ड। इसको ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है सारे कलर्स को। इमेज चाहे सोनी कैमरा से हो चाहे रेड कैमरा की हो, अगर वो रॉ क्लिप्स है, मेटा डेटा उसको मिल गया, ऑटोमेटिकली वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर लॉग है नहीं करेगा, अगर लॉग है फिर नहीं करेगा। फिर उसकी जगह पता है क्या आएगा, आप चेक करना यहाँ पे, जैसे एसिस में इनपुट कलर आ रहा है ना, हाँ वो डालना ऐसे पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट एसिस हट के इनपुट ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, कलर इनपुट, ट्रांसफॉर्म। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आई एम नॉट श्योर द वर्ड। यस यस, इनपुट वो कलर्स। बेसिकली, हाँ वो बेसिकली वहां पे आ जाएगा। आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी का कलर स्पेस नहीं चाहिए, मान लीजिए ये सेटिंग्स जो आपने की है वो इस क्लिप के ऊपर नहीं अप्लाई होनी चाहिए, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ना ऑप्शन आता है बाईपास नोड कलर मैनेजमेंट। जैसे ही आप बाईपास करोगे ये सारी सेटिंग्स उस क्लिप में से हट जाएंगी, आप मैनुअली उसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हो। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, अभी मैं वो कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। उसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब आप कलर मैनेजमेंट को बाईपास मारते हो ना, फॉर एग्जांपल इफ यू डिलीवर टू रेक 7/9 ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है, अब DaVinci रिजॉल्व वाइड कलर स्पेस है और गामेट है, वो बहुत बड़े गामेट्स हैं आज की डेट में, करंट एसिस से भी ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको डिलीवरी करनी है टू रेक 7/9, आपने डिलीवर कर दिया। अगर आपको P3 में डिलीवर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आउटपुट को P3 में करोगे, ऑटोमेटिकली उसके टूल्स जो है बड़े गामेट को फिर से छोटा कर देंगे, क्योंकि अभी आप जो गामेट पे काम कर रहे हो सबसे बड़ा गामेट है और एसिस और P3 उसके नीचे है। तो छोटे गामेट से बड़े गामेट में जाने में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो आपको सारी चीजें ट्रिमिंग वगैरह वापस करनी पड़ेंगी। पर अगर आप बड़े गामेट में काम करोगे तो उसमें छोटे गामेट में स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब आप कलर मैनेजमेंट बाईपास कर देते हो और आपको डिलीवरी करनी है P3 में, एसिस में, तो उसके ऊपर जो आपकी कलर मैनेजमेंट वाली क्लिप है उसके ऊपर सारा काम आपको दोबारा करना पड़ता है। तो मेक श्योर या तो आप कलर मैनेजमेंट यूज करो और ट्राई करो कि बाईपास ना ही करना पड़े आपको उस सिचुएशन में जहां पे आपको डिलीवरी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए करनी है। ओके, तो ये भी एक टेक्निकल चीज होती है। पर मैंने होप आपको ये चीजें समझा दी कि चाहे वो प्रोजेक्ट सेटिंग में करो, चाहे वो CST नोड लेवल के ऊपर करो, चाहे वो लट से करो, तीनों में छोटा मोटा डिफरेंस है, पर काम सिंपल एक ही है। योर इमेज कैमरा कलर साइंस टू योर डिस्प्ले कलर स्पेस, इनको ट्रांसफॉर्म करना, दैट्स द गेम। नहीं लेकिन अपने को लार्जेस्ट कलर स्पेस DaVinci में ही मिलती है ना, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इसकी सेटिंग आप एसिस मत रखो, एसिस मैंने इसलिए बताया, आप रखो कलर मैनेज्ड, ठीक है। कलर मैनेज में वाइड गामेट, इंटरमीडिएट, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा और स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप वो सेटिंग रख लेना। ठीक है। और इसमें और डीप जाने की भी जरूरत नहीं है। रेदर देन अगर आपके पास कोई ऐसी आपको कुछ और ही डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग्स। अदरवाइज आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और मैंने आपको इतनी इजी समझा दिया, बहुत सिंपल चीजें हैं, हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने को, बहुत इजी स्टेप है। और मैं आपको क्लियर करता हूँ विवेक जी, पहले तो मुझे आप ये क्लियर कीजिए कि आपने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें आपने इनपुट कलर स्पेस को एरी लॉग सी पे किया था और कलर मैनेजमेंट पे, उसका रीजन क्या था? नहीं, मैंने एरी लॉग सी पे नहीं किया था, मैं किया कैनन यूज करता हूँ, तो कैनन सिनेमा गैमेट मैंने इनपुट कलर स्पेस डाला था उसमें। नहीं, आपकी जो मेरे पास ईमेल आई थी ना,
हाँ हाँ मैं खोल सकता हूँ यहाँ पे ईमेल, कोई हाँ हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं? प्लीज 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 प्लीज, कोई सीक्रेट बात तो है नहीं। अच्छा, दूसरा आपने जो नोट ट्री जो शुरू में बताई ना, हाँ, उस नोट, हाँ चलिए पहले ये खत्म कर लेते हैं। हाँ, ये आपने ये इनपुट में लिखा हुआ एरीलॉग सी। अच्छा वो शायद गलती से हो गया, अदरवाइज ये मैं मेरा कैनन सिनेमा गैमेट होता है इसमें। बिल्कुल, कलर मेरा से, यही क्वेश्चन था, मैंने हाँ मैसेज उसमें भी डाला था ईमेल में, हाँ आपने आपने जब लिखा ये था, ईमेल लिखी थी ना आपने कि लिखा था। क्यों आपने किया वो। यस यस यस, नहीं मैं तो वो कैमरा यूज ही नहीं करता, तो वो गलती से उस वक्त हाँ, हो गया था, तो वो राइट। मेरा कैनन होता है उसमें। तो हाँ, सभी आपको भी बता देता हूँ, अमन और म्यूरिश, ये देखो कलर साइंस में आपको सेट रखना है कलर मैनेज्ड, और यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, उसकी सेटिंग्स में आपको और बताऊंगा। आप ऑटोमेटिकली के ऊपर टिक रखना, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डिवेंची वाइट गार्मेंट से। और आप इनपुट कलर स्पेस ना यहाँ पे मत चूज करना प्रोजेक्ट सेटिंग में, ये तब चूज करेंगे हम आपने शेयर जब नहीं की क्या? स्क्रीन शेयर है अपनी। तो एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ अभी दिख रही है? देखो, हो रही है, हो गई। आप दिख रहे हैं। जो इनपुट है ना, हम इसको बता रहे हैं कि हमारी टाइमलाइन में कैमरा जो यूज है वो एरी है। विवेक जी ने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर इन्होंने सेटअप किया हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, इनका कोई अपना पर्पस हो सकता है, हम इसको ऑटोमेटिकली बाद में भी कर सकते हैं, या अगर रॉ क्लिप्स होंगी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अगर हम प्रोजेक्ट लेवल के अंदर कोई भी सेटिंग कर देंगे तो हम उसको बोल रहे हैं कि सारी क्लिप्स रॉ है, अगर वो डेटा लॉग इमेज में हुआ तो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी अलेक्सा के ऊपर। ये फीचर का हम तब यूज करेंगे अगर मान लीजिए सारी क्लिप्स ऑलमोस्ट हमारे प्रोजेक्ट की अलेक्सा की हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर बहुत सारी क्लिप्स जो हैं वो रॉ हैं, तब इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप यूज मत कीजिए, हम मैनुअली इन स्टेप्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सेटिंग बता भी दूंगा। मेरे केस में चूंकि मैं कैनन सिनेमा गैमेट ही मैं कैनन यूज करता हूँ, तो उसमें मेरा इनपुट ये एरी नहीं है, कैनन सिनेमा गैमेट होता है। कैसे कैसे दोबारा क्वेश्चन कीजिए। मेरे पास जो कैमरा है और जो कैमरा की फुटेज मुझे मिलती है वो कैनन लॉक 3 में है, कैनन सिनेमा गैमेट लॉक 3। ठीक तो है, ये गलती से मैंने आपको ये एरी वाला भेज दिया, अदरवाइज जो इनपुट कलर स्पेस जो मैं डिफाइन करता हूँ इस सेटिंग में, वो होता है कस्टम, और नीचे कैनन सिनेमा गैमेट जो कलर स्पेस वो मैं चूज करता हूँ, ताकि ओके। मेरे और को, क्योंकि मेरे टाइमलाइन पे पूरी की पूरी सारी फुटेज जो है वो कैनन की है, वही वाली है, कैनन की, कलर स्पेस यस, में शॉट है, इसीलिए। समझ आया मिरुष और अमन। इनकी जो टाइमलाइन के अंदर कैमरा यूज हो रहा है वो एक ही कैमरा यूज हो रहा है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर काम कर लेते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जैसे काम करोगे, मल्टीपल मेथड्स के साथ काम करोगे, तो प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर कोई भी चेंज मत करना, इसको मैनुअली कर लेना। ठीक है, अगर आप एक कैमरा यूज कर रहे हो सो यू कैन सेटअप हियर, उसकी सेटिंग्स मैं आपको धीरे धीरे करके हर कैमरा की बताऊंगा। अगर कैमरा आप एक यूज नहीं कर रहे हो, मल्टीपल टाइमलाइन में शॉट्स हैं, सोनी का भी है, एरी का भी है, रेड का भी है, XYZ कैमरास है, तो अपने को वो सारी चीजें मैनुअली सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, उस केस में ये चीजें काम नहीं करेंगी। और अगर सारी क्लिप्स रॉ है तब भी आपको सेटअप करने की ये जरूरत नहीं है, ये इनपुट ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी किसी का कोई और क्वेश्चन है? एक मेरा क्वेश्चन था, जो आपने इनिशियल जो नोट ट्री बनाई है, जो आपने रिकमेंडेड नोट ट्री जो आपने दिखाई थी, अब उसमें आपने आखिर में CST का एक नोट डाला हुआ है एंड में। तो अगर आपने CST का नोट आखिर में डाला है, उसका लॉजिक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको सारी चीजें पहले वाइडर गैमेट में काम करना है, और CST में डालने के बाद आप वैसे ही उसको कलर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करके रेक्स 709 में लेके आ रहे हो, तो आपका जो गैमेट है उसके बाद में आपका वो छोटा हो गया, इसलिए आप आखिर में डाल रहे हो। लेकिन जब आप वो जो नोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नोड ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आप एक्सपोजर चेंज कर रहे हो, बैलेंस चेंज कर रहे हो, रेशियो चेंज कर रहे हो, बाकी टोन्स टोनैलिटीज चेंज कर रहे हो पैरेलल नोड्स में, तो उसमें आप जब तक राइट में CST को डालोगे नहीं, तब तक आपको वहां आपको इमेज में भी क्लियरली नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको लॉग इमेज दिखेगी आपके डिस्प्ले के ऊपर। बिल्कुल, तो पहले आप मतलब सबसे पहले आपको CST डालना पड़ेगा राइट वाला, और फिर आपको लेफ्ट वाले नोड्स में काम करना पड़ेगा। राइट? वेरी नाइस क्वेश्चन।
जहां तक मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ये है, आप वो पहले वाला नोटरी ले आइए ना। 1 मिनट होल्ड ऑन, मुझे स्क्रीन शेयर रोकनी पड़ेगी। आई कैन क्लिक ऑन नोट्स। ये लीजिए। हाँ जी, यही। अभी आपको इस पर्टिकुलर केस में आपको बहुत ज्यादा वाइड कलर स्पेस कहाँ मिल रहा है? ये जो CST का आखिरी वाला नोड है, इससे पहले वाले जितने भी नोड्स हैं उसके अंदर उसमें मिल आपको रहा है, मैक्सिमम डेटा आपके पास है, कलर डेटा। बिल्कुल अब लेकिन वो जो मैक्सिमम कलर डेटा है आप अपने डिस्प्ले के ऊपर सही ढंग से तभी देख पाओगे जब आप राइट मोस्ट आपका जो नोड है, जो CST है, वो आपने जब तक अप्लाई नहीं करते हो तब तक आपको ये इमेज ठीक से आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका डिस्प्ले अलग है, डिस्प्ले बिल्कुल स्पेस इज डिफरेंट। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ही हमारा जो मेन काम होता है ना, हम CST अप्लाई करते हैं पहली बात तो। ओके अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, मैं पहले कोई भी काम शुरू करूं, आई ड्रॉप CST नंबर 1। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपका, अभी आपने थोड़ा डीप नहीं गया, मैं चला जाता हूँ। आप कनेक्शन दे रहे हो ओरिजिनल डेटा के साथ, यस, अगर ये लॉग इमेज है तो हाँ, उसमें कलर की सेपरेशन नहीं होगी और क्वालिफायर को पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा कलर है, तो यहाँ पे हाँ, कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, हाँ, ये भी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, तो हम उस केस में क्या करते हैं, दो चीजें ट्राई मारते हैं, और वो नोटरी स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकता है। पहला है कि हम ये 3 नोड्स बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, या मैंने ये नोड बनाया बैलेंस के लिए, और मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करने की बजाय इसके साथ कर देता हूँ ताकि एक्सपोजर मिल जाए उसको, ओके, एक कलर सेपरेशन हो जाए, ये भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या होता है, हम फिर दूसरे तरीके से चलते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। वो होता है कि देखो, अगर ये लॉग इमेज है, आई कैन स्विच टू लॉग इमेज इफ एनी ऑफ है। चलो ये मान अज्यूम करते हैं ये लॉग ये इमेज अज्यूम है, कर लीजिए लॉग ही है ना। हाँ, लॉग है। तो जब हम क्वालिफायर यूज करेंगे, क्वालिफायर काम ही कैसे करेगा, क्योंकि CST तो बाद में लगा ना, कलर सेपरेशन उसके हाँ, अंदर में मिल हाँ, रही है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे वो काम होगा ही नहीं। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, इस नोटरी को लीव कर देते हैं, हाँ, आउटपुट बेसिकली जा रही है, इसको मैं ऊपर कर दूंगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे, ऐड सोर्स, एक नया सोर्स ऐड करता हूँ, राइट क्लिक, हाँ, ऐड करेक्टर, एंड करेक्टर को मैं RGB के साथ कनेक्ट कर देता हूँ हियर दिस सोर्स के साथ। अच्छा, इसका मेरी ओरिजिनल के साथ कोई मतलब नहीं है, हाँ, हाँ, नथिंग, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आउटपुट तो दे ही नहीं रहा, आउटपुट जब तक दूंगा नहीं स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। हाँ, हाँ, यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा अपना CST, आई कैन ओके, ड्रॉप इट, ओके, लेट्स से आई कैन ड्रॉप CST। चलो मैं CST की जगह ना एक कलर सेपरेशन ऐसे ही कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, आई कैन डू एनीथिंग। अब ये दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो नोड में चेंज हो रहा है ना, नहीं वो आउटपुट से कनेक्टेड ही नहीं है ना इसमें तो। कनेक्टेड ही नहीं। चलो मान लीजिए मैंने ये CST ड्रॉप कर दिया, कलर सेपरेशन आ गई, एक नया नोड करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं कर लूंगा इसको सिलेक्ट, सिलेक्शन हो चुकी है। अब इसको आउटपुट मैंने देनी नहीं, और ये दिखेगा नहीं अगर मैं इसके बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि जो नोटरी ऊपर चल रही है वो दिख रही है, बॉटम वाली नोटरी तो वैसे पड़ी है, दिख थोड़ी रही है। बट अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे मुझे ये की को ट्रांसफर करना है, सो आई कैन सिलेक्ट एंड ट्रांसफर द की, वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास हो जाएगी, एंड आई कैन चेंज दैट। अच्छा, 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 समझ आया? ओके, हाँ, तो बेसिकली हम फिर एक्स्ट्रा ब्रांच क्रिएट करके इन चीजों को अप्रोच करते हैं। तो समझ आया? ये करने के बजाय आप प्रोजेक्ट सेटिंग में अगर आप वैसे आप सेट कर दो एरी या जो भी आपका लॉग फुटेज है उसमें आप सेट कर दो, तो आखिर में आपको CST लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके हर नोड में आपको डिस्प्ले कलर स्पेस में ही आपको इमेज नजर आएगी। सर तो देखिए आपको एडिट करना भी होता क्या है, मैं आपको दो चीजें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो मल्टीपल कैमरास कई बार यूज होते हैं हमारी टाइमलाइन में, मल्टीपल।
ठीक नहीं, है? मल्टीपल में भी सपोज 10 कैमराज है, 10 में भी मैक्सिमम फुटेज एक पर्टिकुलर कैमरा का होगा, राइट? हम्म, तो सपोज करिए कि 10 कैमराज है, 10 में से आपकी 60% ऑफ द क्लिप्स एक पर्टिकुलर कैमरा की है, तो आप जो प्रोजेक्ट लेवल सेटिंग है, तो आपने उस कैमरा के हिसाब से सपोज कर दी, कर और दी। बाकी जितने आपके जो शॉट्स आ रहे हैं दूसरे कैमरा से, उसको आपने बाईपास कलर मैनेजमेंट करके उसमें अगर CST लगा दिया, तो आपको सेम चीज अचीव कर रहे हो आप। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट हम ना इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, जब हम बाईपास करते हैं ना नोड कलर मैनेजमेंट, हाँ तो हाँ। हमें जो ट्रिमिंग होती है अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो हमें मैनुअली करनी पड़ती है। मैनुअली इसमें भी करनी पड़ती है, पर हमारे पास ज्यादा कंट्रोल CST में रहता है। और मैं नोड में काम करने के लिए हमें बेटर रहता है। और जो हमारे दूसरे कोलैबोरेटर्स है ना, हम्म। वो शुरू से नोड बेस में काम कर रहे हैं, तो मुझे उनके साथ कोलैबोरेशन में अप्रोच ये ठीक लगती है। अच्छा बट अभी जो 18 वर्जन आया है, उसमें कलर मैनेज करो, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और वो बेस्ट ऑप्शन है। मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स करता हूँ अगर दूसरी मशीन में, तो मैं कलर मैनेज ही यूज करता हूँ, मैं FEST नहीं यूज करता हूँ। ओके ओके। हाँ, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं कोलैबोरेटर्स की, तो आई कैन यूज दैट आल्सो CST। तो ठीक। चाहे वो क्लिप लेवल के ऊपर करो, चाहे वो प्रोजेक्ट सेटिंग में करो, काम सेम हो रहा है, कहीं से भी करो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। छोटे मोटे डिफरेंस हैं, वो हम कवर कर लेंगे। कल को हम चैप्टर शुरू करते हैं रेक 7.9 में हमें कन्वर्ट कैसे करना है बाय। हम कल मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ क्या होने वाली है। अब आपका ना कैमरा मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, कैमरा मॉड्यूल, ठीक है? कैमरा मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, हर कैमरा की सेटिंग को देखेंगे कि कैसे आपको रेड की फाइल को, एरी की फाइल को, सोनी की फाइल को कैसे रेक 7.9 में कन्वर्ट करना है और कितने मेथड्स है। सबसे पहला हम मेथड करेंगे प्राइमरी व्हील के साथ। सेकंड हम लट का यूज करेंगे, जिसको हम कन्वर्जन लट्स बोलते हैं, ठीक है? थर्ड हम यूज करेंगे CST का। तीनों में से हम राइट रिजल्ट फाइंड करेंगे कि किसका बेटर आ रहा है। CST का बेटर है। CST और जो कलर स्पेस ट्रांसफॉर कलर मैनेजमेंट है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, तो हम इन तीनों के साथ कंपैरिजन करेंगे। लट के साथ, प्राइमरी व्हील्स के साथ करेंगे, एक वर्जन हम बनाएंगे थ्रू CST। तीनों में ये कंपैरिजन करेंगे कि किसका रिजल्ट बेटर है, और आपको कौन से कैमरा में अगर काम करना है तो किस मेथड से शुरू करना चाहिए। प्राइमरी से शुरू करना चाहिए, CST से शुरू करना चाहिए, और कलर मैनेजमेंट तो उसके अंदर ही आ गया, आप उससे कर सकते हो क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, या फिर लट से शुरू करना चाहिए। और जब हम ये शुरू करेंगे ना, आपको धीरे धीरे करके इमेज में क्या प्रॉब्लम है, कैसे आपको देखना है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपकी आईज भी उस चीजों के ऊपर ट्रेंड होगी जितना हम टाइम लगाएंगे। तो हम सारे यहाँ पे बैठ के ये देखा करेंगे कि कौन सी इमेज जो है बेटर आउटपुट दे रही है और क्यों दे रही है। इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर आप दिया करोगे और मैं भी अपना ओपिनियन दिया करूंगा, सब अपना ओपिनियन देंगे और फाइनल में ये डिसाइड किया करेंगे कि कौन सी इमेज बेटर है। ठीक है? तो ये हम कैमरा मॉड्यूल जो है कवर करेंगे इस तरीके से। ठीक है? ओके। आपका कोई और डाउट है किसी का? रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, लंबी हो गई आज रिकॉर्डिंग।